ठीक है, सभी प्रिपरेशन करो। आज एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेस्ड करना। एक्सरसाइज 1 रहती है, एक्सरसाइज 3 रहती है। मैं बताती हूँ कौन सा। तो पीडीएफ सेंड किया उसी में रहेगी, उसी में है। फिर से उसको टाइप कर दूंगी। और प्लस ब्रीदिंग का स्टार्ट कर रही हूँ आज, ब्रीदिंग वाला। तो आपका होमवर्क एक और रहेगा, एनिमल किंगडम से। एनिमल किंगडम से रेस्पिरेटरी सिस्टम को हायरार्की में रिवाइज कर लोगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हर एक एनिमल फाइलम का और उसके रिप्रेजेंटेटिव को देखते हुए इसको रिवाइज करो। ये आज का होमवर्क है। ओके बेटा, हर एक फिजियोलॉजी के चैप्टर के पहले आप चाहो आपको करके आना चाहिए वैसे, ठीक है। लेकिन कल का लेक्चर बहुत लेंथी था, डिजीज वगैरह थे, लेक्चर का ड्यूरेशन भी ज्यादा था, इसलिए मैंने कल एक्स्ट्रा वर्क कुछ दिया नहीं ज्यादा। बस वो डिजीज को कंप्लीट कर लो, ठीक है। आज ये कर लेना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एनिमल किंगडम के अकॉर्डिंग हर फाइलम के रिप्रेजेंटेटिव को देखते हुए फ्रॉम सेलुलर ग्रेड टू हायर कॉर्डेटा, और सब रिवाइज कर लेना। तो आपको एक ब्रीफली रिवीजन हो जाएगा कि किसमें कौन सा सिस्टम है, किस तरीके से वो दूसरे से डिफ्रेंशिएट है, और ऐसे क्वेश्चन मैच द कॉलम में बनते हैं। इसलिए आप अच्छे से इसको करके रेडी मिलना मुझे कल। ओके बच्चा, तो ये कर लेना आज। एंड प्लस ब्रीदिंग सिस्टम जो आज इंट्रोडक्टरी देंगे उसको एक बार बढ़िया से अच्छे से रिवाइज कर। थोड़ा सा वो पहला लेक्चर अपना होता है ना, कैसा इंट्रोडक्शन, एक उस चैप्टर के कोर तक जाने वाली चीज, वो वहां आज के लेक्चर में हो जाएगी। उससे पहले मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का ये वाला पोर्शन कंप्लीट करा देती हूँ। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? चैट बॉक्स खुल तो नहीं? हाँ ओपन है। यस 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 मैम। ठीक है बेटा, कैलोरी वैल्यू, इसके क्वेश्चंस करा दूंगी। आज डाला नहीं मैंने स्लाइड में, करा देंगे जिस दिन हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का रिवीजन क्लास रखेंगे ना, उस दिन ये पूरा हम करा देंगे। इसके न्यूमेरिकल 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, हो जाएगा आराम से। कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपने क्या फूड इनटेक किया उसके अकॉर्डिंग कैलोरी वैल्यू या तो कैलकुलेट करनी होती है। तो आपको आइडेंटिफाई उसमें दिया होगा कि प्रोटीन इतना था, फैट इतना था, तो कितने किलो कैलोरी वैल्यू की आपने फूड इनटेक किया, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल हम कराते हैं, थ्योरी आज देख लेते हैं अभी फटाफट। द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स, एकदम एनसीईआरटी वाली लाइन है, एनसीईआरटी में ही मार्क करोगे। एंड द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड, एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स एंड द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड, किस फूड में क्या एनर्जी कंटेंट है और कितना एनिमल को रिक्वायरमेंट है एनर्जी, आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ हीट एनर्जी, बिकॉज हीट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जी। लाइट एनर्जी से जब केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट हुआ था, वहां पे भी लाइट एनर्जी मतलब ट्रांसफॉर्म हुई थी, फिर उसने अपने फॉर्म को चेंज किया था। उसके बाद ग्लूकोज, स्टार्च और अदर डेरिवेटिव्स, इफ यू टॉक अबाउट द फैट, प्रोटीन्स, ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्लूकोज। क्लियर, सबकी अपनी अपनी सिंथेटिक प्रोसेस है, पाथवे है जहाँ पे वो फॉर्म होते हैं। तो सारे बायोमोलिक्यूल्स आप देख रहे हो जो फूड में आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हो, वो सब इसी के डेरिवेटिव्स हों। तो आप सिंपली ये रिलेट करो कि वो जो हीट, लाइट में हीट होती है, टेम्परेचर होता है ना, वही हीट फॉर्म है एनर्जी का, एंड वो ट्रांसफॉर्म हो रही है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। दिस इज ऑफन मेजर टू एज कैलोरी और जूल। पढ़ा होगा ये यूनिट, ये यूनिट पढ़ा है ना, कैलोरी, जूल, वर्क डन बाय जूल, which is the amount of heat energy, ये अब अंडरलाइन करना, which is the amount of heat energy required the temperature of 1 gram required to raise the temperature, raise को highlight करना, the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius, ठीक है। This is often referred to as calorie or joule, which is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree. 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसी को मेजर कर रहे हो आप जूल और कैलोरी के फॉर्म। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर, उससे राइज करने 1 डिग्री राइज करने में 1 ग्राम ऑफ वाटर को जितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है उसको आप कैलोरी ऊर्जा में
मेजर कर रहे हो। क्लियर है सबको? ये मार्क करके रखोगे, ये पूछता है सेंटेंस, डायरेक्ट पूछता है एमसीक्यू। सिंस दिस वैल्यू इज टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, छोटा अमाउंट आपको दिख रहा है, फिजियोलॉजिस्ट कॉमनली यूज किलो कैलोरी। आप किलो मतलब कैलोरी वैल्यू को बहुत इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, छोटा अमाउंट है। तो अगर आप मेजर करते हो कि किसी फूड में कितनी ऊर्जा है, जैसे तुम चॉकलेट की बार भी खाते हो, अगेन वही इंग्रेडिएंट देखने वाली बात मैंने बोली थी ना एक बार, कि इसमें क्या क्या है, आपको क्या क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलेगी, या आप क्या क्या चीज से बना हुआ है वो इंग्रेडिएंट हो गया। और जब उसकी कैलोरिक वैल्यू का एक चार्ट दिया रहता है, टेबल फॉर्म में दिया रहता है, कुछ आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हो या कुछ चॉकलेट ले रहे हो या चिप्स, इवन चिप्स के पैकेट लोगे तो भी तुम देखोगे वहां पे कुछ लिखा रहता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या मिलेगी आपको। तो उसका मेजरमेंट हमेशा के कैल लिखा रहेगा, ठीक है, किलो कैलोरी फॉर्म में लिखा रहेगा, वही है। फिजियोलॉजिस्ट कॉमनली यूज किलो कैलोरी और किलो जूल। 1 kcal is the amount of energy required to raise the temperature of 1 kg। यहाँ किलो किया तो यहाँ पे भी ग्राम का केजी कर दिया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ वाटर का था, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में, अब 1 kg ऑफ वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या बोल दिया, 1 kcal। इज इट क्लियर? ठीक है, टेम्परेचर वही है, उतना ही राइज है, अमाउंट बढ़ गया तो किलो कैलोरी वैल्यू आ जाएगी उसकी। न्यूट्रिशनिस्ट मतलब जो आपको डाइट सजेस्ट करते हैं ना, जो डाइट के स्पेसिफिक होते हैं उनको बोला जाता है न्यूट्रिशनिस्ट। क्लियर? ट्रेडिशनली रिफर टू किलो कैलोरी एज द कैलोरी और जूल, ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। इस तरीके से आपको लिखा रहेगा, ये ध्यान देना, इसमें एक लाइन लिखा है कैलोरी और जूल, आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ, अब देखो यहाँ से दूसरा, ये तो कैलोरी वैल्यू का हो गया, यहाँ से अब बात कर रहे हैं कि कितना एनर्जी निकलती है, ठीक है। जो तुम्हें याद हो, मैंने कंबशन और रेस्पिरेशन जब पढ़ाया था तब बताया था कि एटीपी के फॉर्मेशन में, एटीपी फॉर्मेशन में सारी एनर्जी स्टोर नहीं हो जाती है, उसी तरीके से चीजें हैं कि आप जब एनर्जी का फॉर्म चेंज कर रहे हो तो हमेशा ये नहीं होगा कि ए लेवल पे जितनी एनर्जी थी वो पूरी की पूरी आपने एनर्जी चेंज करके बी लेवल पे भेज दिया। देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी, हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी होगा, और वो ओपन सिस्टम जो आपका अर्थ का ओपन सिस्टम है वहां पे चला जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ से मार्क करना, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम फूड, यूनिट ध्यान देना, यहाँ ग्राम की बात की गई, यहाँ केजी की बात की गई है, यहाँ ग्राम की बात की गई। 1 ग्राम ऑफ फूड, दिस इज द कॉम्बिनेशन, अब यहाँ कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है। क्लियर? इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, मेजरमेंट है अ क्लोज्ड मेटल चैम्बर फिल्ड विद ऑक्सीजन, एक क्लोज्ड मेटेलिक चैम्बर। अब देखो ये यूनिट होगा, ये एक इंस्ट्रूमेंटल यूनिट हो गया जहाँ पे इसको मेजर किया जा रहा है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगी। तो उस कंडीशन में बेटा ऑलरेडी उस चैम्बर में हीट का आपको मेजरमेंट रखना पड़ेगा कि क्या कोई एडिशनल हीट तो नहीं है यहाँ पे। क्लियर? इस तरीके का एक चैम्बर यूनिट बना के उसी को बोला जा रहा है बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्लियर? अ क्लोज्ड मेटल चैम्बर फिल्ड विद ऑक्सीजन, उसके अंदर ऑक्सीजन रहेगा। इज इट्स अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज इट्स ग्रॉस कैलोरीफिक और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू, मतलब उसमें कितनी एनर्जी की वैल्यू है इसको कैलकुलेट करेगा। The actual amount of energy combustion of 1 gram of food is the physiological value of food। तब आपको पता चलेगा कि आप 1 ग्राम ऑफ फूड को चैम्बर में कंबस्ट किए तो जो एक्चुअल अमाउंट आएगा कि उस कंबशन में एनर्जी कितनी रिलीज हुई, वही अमाउंट उसकी फिजियोलॉजिक वैल्यू पर डिसाइड करेगी, क्योंकि एट द एंड यही पॉलीमर आपके बॉडी में अंदर गया है, उसको एज अ फूड आपने लिया और डाइजेशन के बाद मोनोमर फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड एंड प्रोडक्ट आपका एब्जॉर्ब होगा। ठीक है बेटा, और उसको फिर प्रोसेस किया जाएगा। देन प्रोसेसिंग में अगर जस्ट सपोज ग्लूकोज है तो वो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में जाएगा, फ्रक्टोज है तो भी वो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में जाएगा। तो इस तरीके से हम रिलेट करते हैं कि फिर वो वहां पे जब प्रोसेस में मेटाबॉलिकली उसको कैटाबोलाइज किया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा,
तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली वही वैल्यू ऑफ एनर्जी निकलेगी जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ एक्सपेरिमेंटली आपको करने में 1 ग्राम ऑफ फूड। ठीक है, ग्रॉस क्यों बोल रहा है, क्योंकि इट इज अ मिक्सचर, ये नेट नहीं है। नेट आप निकालोगे मतलब प्रोटीन कितना का हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट कितना हो रहा है, तो एक बड़ा वैल्यू आ जाएगा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, अब एक तो नेट ट्रांसफर, नेट गेन इतना निकल रहा है, लेकिन आपकी बॉडी को कितना मिला, तो ये माइनस हो जाता है। ये सब इकोलॉजी में थोड़ा सा आएगा वहां पे, एक ब्रॉडर रेंज में। जब आप एक पूरी पॉपुलेशन, एक पूरा फूड चेन देखते हो ना, फूड वेव पढ़ाऊंगी मैं, तब बताऊंगी कि हाँ नेट प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी कितनी थी, अब उसके पास यूज नेट प्रोडक्टिविटी कितना रह गया। अगले अगले जो ट्रॉपिकल उसके लेवल है, जो फूड चेन में नेक्स्ट लेवल आएगी, उसको कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन के लॉ पढ़ाऊंगी, वहां पर कवर करेंगे। क्लियर? तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, अब ये आपके काम की चीज है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करती है। इसको टेबल के फॉर्म में आप लिख लोगे, मॉड्यूल वॉड्यूल में दिया भी होगा। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। अब ये रिस्पेक्टिवली है, तो मतलब पहला आया कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, 5.65 प्रोटीन का एंड 9.45 फैट का। ये वही आ गया उसकी कंबशन वैल्यू। तो यहाँ पे एक टेबल बनेगा तुम्हारा छोटा सा बेटा, कार्ब, प्रोटीन, फैट और उसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ध्यान रखो। क्लियर? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको आप किलो कैलोरी पर ग्राम में लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ फूड को कंबस्ट करके एनर्जी की वैल्यू ऑब्टेन की गई। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या हो जाएगा, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, एंड यहाँ पे हो जाएगा 5.65 एंड यहाँ पे हो जाएगा 9.44। इज इट क्लियर? ठीक है, ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है। ये आपको जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू कैलकुलेट करने को कहेगा, तो आपको ये नहीं वहां पे पुट करना है। फिजियोलॉजिकल वैल्यू में यू कैन रिलेट कि देयर इज समथिंग लॉस, कुछ लॉस हो रहा है। क्लियर? कुछ लॉस हो रहा है, ग्रॉस से वो कम हो रहा है। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू कैसी है, वही आप लिख लेना, कार्बोहाइड्रेट के आगे 2 कॉलम बना लेना, एक जीसीवी का, एक फिजियोलॉजिकल वैल्यू का, पीवी का। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए 4, प्रोटीन के लिए 4 एंड फैट के लिए 9। ठीक है, क्लियर है? इतना डेटा आप यहाँ से निकाल लेना, ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा, और इसके न्यूमेरिकल हम कराते हैं सॉल्व जब हम स्क्रीन पे न्यूमेरिकल रखेंगे। और यहाँ से किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? हेलो आकाश, आकाश कैसे चल रही पढ़ाई? आयुष, फरिया, इकरा, ईशा, केतकी, मनाली, हिनात, पार्थ, प्रफुल्ल, पृथ्वी, समृद्धि, श्वेत। श्वेत बेटा क्लियर है ये? यस, यस क्लियर। क्रॉस मतलब नेट नहीं, क्रॉस मतलब मिक्स, लार्जर वैल्यू। वेरी गुड। ठीक है, जैसे ग्रॉस अमाउंट, और जब आप उसको एकदम एक्यूरेटली देखते हो, जो लॉस हो रहा है, जो सिस्टम में जाएगा, जो आप जिसको कैप्चर नहीं कर पा रहे, जब कैप्चर हो जाएगी वो एनर्जी, एग्जैक्टली उतनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, दैट विल बी नेट। ठीक है, एंड टोटल कितनी है, दैट इज ग्रॉस। ग्रॉस मीन्स टोटल, लिख लो सिंपल, टोटल उसकी एनर्जी वैल्यू, और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करते वक्त उससे कितनी एनर्जी मिलेगी। तो हमें तो फिजियोलॉजी के थ्रू लेना है ना बेटा। एक प्रोटीन के अंदर अगर 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी है, लेकिन जब हम उसको फिजियोलॉजिकल यूज कर रहे हैं, तो हमें 4.0 ही मिल रही है, 1.65 का लॉस हो गया। ठीक है, तो ग्रॉस लॉस इज इक्वल टू नेट 5.65 माइनस लॉस एंड देन इज इक्वल टू, जो आएगा वो आपको नेट फिजियोलॉजिकल वैल्यूज आएंगी कि आपने उतना 1 ग्राम फूड खाया था, उस फूड में जो प्रोटीन की कैलोरीफिक वैल्यू थी। प्रोटीन रिच डाइट भी होना चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस फूड में, ठीक है, इस फूड में इतने पर ग्राम में इतनी एनर्जी मिलेगी। क्लियर है अभी? चलो, अब तुम लोगों का काम रहेगा फटाफट से एमसीक्यू सॉल्व कर लो बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम के, और इतना अच्छे से इस चीज को पढ़ लो ना कि आपको ये 2 बार 3 बार देखने की नीड ही ना पड़े बाद में, आप सीधे एग्जाम टाइम में ओपन कर लो।
फिजियोलॉजी, देखो ये कुछ ऐसा नहीं है जो रटना था, ये सब बॉडी के बारे में थी, ये प्रोसेस है। और प्रोसेस साइंटिफिक होती है, वहां पे आप कुछ याद नहीं कर सकते हो, उसको आप समझ लिए, हर एक चीज की वैल्यू, हर एक चीज की सीक्वेंस आपके माइंड में सेट, तो वो कहाँ जाने वाली है बेटा, माइंड से कैसे निकल जाएगी। तो अभी इसको लग के, ऐसा कोई रिवीजन वाला कॉलम मत छोड़ो, अभी इसको लग के एनसीईआरटी, अच्छा चलो आज नहीं, कल ये कंप्लीट करके, या संडे को टेस्ट के बाद, संडे इवनिंग तक मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम की मार्क्ड एनसीईआरटी की पीडीएफ बना के भेजोगे, सबकी अपनी एनसीईआरटी, और ये मुझे पर्सनल भेजोगे, ग्रुप में नहीं भेजो, पता चला एक ने भेज दिया और सब बैठ गए उसी से मार्क करना। ठीक है, तो ये स्मार्टनेस मेरे साथ नहीं चलेगी। सिंपल अपनी अपनी एनसीईआरटी, जब भी मैं कोई सब्जेक्टिव आंसर बोलूं उसको लिखो और मुझे पर्सनली सेंड किया करो। तो मार्क्ड एनसीईआरटी की पीडीएफ बना के मुझे सेंड करोगे कि सबने कैसे एनसीईआरटी मार्क की है, ये मुझे पता चलना चाहिए, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑल चैप्टर। बट हम फोकस थे अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, तो मुझे ये मार्क चाहिए ही चाहिए। तो अभी ऑफलाइन होते तो मैं सबकी एनसीईआरटी चेक कर लेती। तो सिंपल, सब मुझे जरा एनसीईआरटी मार्क करके पीडीएफ बना के संडे को सेंड करोगे, एक बार मैं और रिमाइंड करा दूं। चलो अब मैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन की स्लाइड शेयर करती हूँ। यहाँ से किसी को कोई क्वेरी रहेगी, बढ़िया से आराम से पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यू सॉल्व करो, कोई एमसीक्यू नहीं सॉल्व हो रहा है तो भी पूछो। नेक्स्ट संडे टेस्ट रहेगा, तब तक ब्रीदिंग भी खत्म हो जाएगा, इसलिए पैरेलली एकदम लग के जी जान से ब्रीदिंग सिस्टम पे अपने को स्विच करो, और वहां पे मेरे साथ पैरेलल चलो, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे तक आई होप कि मैं चैप्टर ही खत्म कर दूँ। इसमें मैं बहुत थोड़ा सा स्पीड फास्ट चलूंगी, डाइजेशन की तरह नहीं चलूंगी। ठीक है, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर वाला पोर्शन एंड ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसका आपका पूरा कंप्लीट आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर अधूरा रहता है मुझे पेपर बनाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे साथ साथ चलोगे तभी नेक्स्ट संडे का टेस्ट हो पाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम में आ जाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रेडी स्टडी एंड गो करते हैं। पहले तो तुम ही लोग बता दो मुझे, जो बच्चे आते हैं फिर चले जाते हैं, क्या चक्कर है, 11 हो रहे हो, 17 हो रहे हो, फिर 15 हो रहे हो, फिर 12 हो रहे हो। चलो बताओ, व्हाट इज ब्रीदिंग सिस्टम? ब्रीदिंग सिस्टम से क्या समझ रहे हो? संडे को बोर्ड पेपर लेंगे। हाँ, पैटर्न वही रहेगा, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग, ब्रीदिंग से क्या समझ रहे हो? Is breathing is related, is respiration or something difference? पढ़ा होगा बेटा छोटे क्लासेस में, बढ़िया लंग्स वगैरह तो पढ़ के ही आए होगे। बताओ जरा कुछ, ब्रीदिंग सिस्टम को क्या समझते हो? जब हम सिर्फ ब्रीदिंग बोल रहे हैं तो दैट इज नॉट रिलेटेड टू लंग्स, ये भी ध्यान रखना। अभी मैंने बोला नहीं कि ब्रीदिंग इन ह्यूमन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेरी गुड। सिस्टम विच टेक्स ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2, वेरी गुड प्रफुल्ल। Exhale of air, yes. System means various organs is coordinated function to carry out process. ठीक है बेटा। Exchange of gases, inhale and exhale of oxygen and CO2। जब inhale exhale दोनों की बात कर रही हो ईशा, तो ऑक्सीजन और CO2 दोनों है। Intake of air, yes बेटा, करेक्ट। ठीक है, करेक्ट हो। एंड अब बताओ मुझे दूसरा चीज कि सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग क्या रिलेटेड है, सेम प्रोसेस है? हाँ मुझे बेटा क्लियर है, करेक्ट आंसर। नहीं, डिफरेंट प्रोसेस। ओके, क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। ठीक, तो हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि चैप्टर का नेम ही दिया है, यहाँ पे कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं लिखा है, दैट्स व्हाई फोकस करना बेटा, बहुत डिफरेंस है रेस्पिरेशन में एंड ब्रीदिंग में।
जब आप ब्रीदिंग मैकेनिज्म की बात करोगे तो देन यू आर डीलिंग विद द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बस उतना कवर करना है इस चैप्टर में कि आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे जा रही है एंड बॉडी बॉडी के बाहर CO2 कैसे जा रहा है। ठीक है, क्या क्या कवर करना है यहाँ पे? ऑब्वियसली एक ओवरव्यू पूरा चलेगा, पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कि कैसे इनहेल एक्सहेल होती है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वेलाई के पास किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज करने के बाद वो घूमते टहलते कैसे सेल टू सेल पहुंचेगा, क्लियर, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, वही नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिसेप्टर, वो जो रेगुलेट कर रहे हैं, क्लियर। एंड देन फाइनली आपका आ जाएगा डिसऑर्डर, क्योंकि अभी तो पूरा आपका 2 साल 1 साल 1.5 साल पिछला पूरा जा रहा है, इसी से डील करते हुए कोरोना ने आपको इसी डिसऑर्डर के आसपास रख रखा है और करोड़ों लोगों की जान चली गई है। तो दैट इज रिलेटेड टू ब्रीदिंग सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है या तो अपर ट्रैक में या तो लोअर ट्रैक में। तो इससे इन सारी चीजों से रिलेटेड एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेते हैं, उसके बाद कल से प्रॉपर एनसीईआरटी से आगे ऑर्गन वगैरह सब कुछ पढ़ेगा। अभी जनरल सारी चीज पूरा ही पढ़ लो। ओके, प्लेटफॉर्म, प्लानेरिया, फिश, एनिलिडा, वुमेन, मैमल्स एंड इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा, स्पायरिकल। अभी मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, सब रिवाइज कर लेना, कल बात करेंगे। सारे ऑर्गन्स आपको क्लियर होने चाहिए कि कब स्किन से डिफ्यूज हो, कब वो सरफेस डिफ्यूजन हो रहा था। जैसे स्पंज है तो तुम्हें पता है ये सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर ग्रेड था, इसके पास तो ऑर्गन ही नहीं है, टिश्यू ही नहीं है, तो बात ही नहीं करना। सिंपल इसके सेल डिफाइंड है, वर्क डिवाइडेड है, लेवल ऑफ डिवीजन है, लेकिन जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो ऑस्टिया और ऑस्कुलम वाली चीज याद होनी चाहिए। ऑस्टिया से अंदर आ रहा है, ऑस्कुलम से बाहर जा रहा है वाटर, और उसी वाटर के थ्रू गैसेस अंदर आ रही हैं एंड बाहर जाते हुए वेस्ट वाली गैसेस बाहर जा रही है। ठीक है, क्लियर। फिर आप ऑर्थ्रोपोडा इंसेक्टा को देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एक पूरा रेंज दिखेगा, बुक लंग्स, बुक गिल्स। ठीक है, फिर आप बर्ड्स की बात करो, बर्ड्स में आपको लंग्स दिखेंगे, लेकिन अपने लंग्स से ये कैसे डिफरेंट है ये रिवाइज करोगे, क्लियर। देन फिश में आपको गिल्स दिखेंगे, गिल्स, ठीक है, बुक गिल्स भी यहाँ पे होंगी, बुक लंग, बुक गिल्स फॉर्म में रहता है, गिल्स दिखेगी। यहाँ से कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। देन कैटरपिलर में आपको स्पायरिकल की बात हो गई, अभी अभी ऑर्थ्रोपोडा को अप्रोच खत्म किया, वहां पे भी स्पायरिकल की बात की। ठीक है बच्चे, तो ये आपका होमवर्क है, सारे सिस्टम को बढ़िया से अच्छे से रिवाइज करो और देन ह्यूमन पे मूव करते हैं। फिर हम सब बड़े अच्छे से जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो डिवीजन है, ठीक है, हेड, एब्डोमेन, हेड, थोरेसिक, एब्डोमेन एंड लिम्स, इस तरीके से हम बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। तो थोरेसिक रीजन में लंग्स और हार्ट जो होते हैं वो थोरेसिक रीजन के ऑर्गन। कोई डाउट है इसमें? सबको समझ में आता है? थोरेसिक रीजन के ऑर्गन है, क्लियर। तो थोरेसिक रीजन में इनको पूरा एक क्या, एक क्या है कि जैसे क्रैनिएटा, याद है क्रैनिएटा क्या होता है? व्हाट इज क्रैनियम बेटा? व्हाट इज क्रैनियम? व्हाट इज क्रैनियम? व्हाट इज क्रैनियम बेटा? दिख नहीं रहे या मैसेज आ नहीं रहे हैं? क्या प्रॉब्लम? व्हाट इज क्रैनिएटा, क्रैनियम? कुछ वर्ड याद आ रहा है, सुना सुना लग रहा है? ओके, हाँ मुझे मैसेज दिख नहीं रहा था। स्कल, स्कल ब्रेन बॉक्स, स्कल, वेरी गुड, स्कल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बोन,
मैम बोन्स इन द स्कल ना, हाँ बेटा सब फाइलम, हाँ क्लियर है, वो अलग बात हो गई। क्रेनिएटा में आप डिवाइड कर रहे हो, बट क्रेनियम का मीनिंग क्या था, स्कल बॉक्स, ठीक है, जो ब्रेन है उसकी कवरिंग, तो वहां पे होता है स्कल बॉक्स, यहाँ पे होती है थोरेसिक कैविटी को कवर करने के लिए, बताओ क्या होता है, केज होता है, आगे से आप रिप केज देख रहे हो, रिप केज, पीछे वो जाके मतलब आगे लैटरल पूरा रिप केज है, आप पूरा बोलोगे, एंड फ्रंट में स्टर्नम होती है, बोन होती है, फ्रंट में ये आपकी चेस्ट बोन बोलते हैं, एंड बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है, बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम है, ये सब मिलके पूरा एक चैम्बर बना दिया। अब देखो चारों तरफ से पैक हो गई थोरेसिक कैविटी, फ्रंट में रिब केज, लैटरली रिब केज, एंड देन फ्रंट में स्टर्नम है, ये आके जुड़ा हुआ, दिस बोन इज चेस्ट बोन, स्टर्नम, एंड बैक में ये जा रहा है आपका बैक, बैक साइड में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, तो पूरी आपको एक प्रोटेक्शन मिल गई, एक कैविटी है जिसके चारों तरफ पूरा स्कल की, सॉरी बोन्स की बाउंड्री है। इज इट क्लियर बच्चा, बाउंड्री है पूरा, समझ में आया, क्लियर है, हाँ ओके। तो उसी से रिलेटेड अब देखते हैं थोड़ी सी बात, फिर जनरल बातें करते हैं। लंग्स है, नंबर में 2 होते हैं, 2 नंबर में है, लेफ्ट वाला छोटा होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका हार्ट होता है, क्लियर, राइट वाला बड़ा होता है थोड़ा साइज में। फिर आप देख रहे हो कि इसका मुझे बेटा कैमरा बंद करना जरा, क्लियर, लंग्स में आपका जो सिस्टम है वो नेजल पैसेज से, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होगा, एंड नेजल पैसेज से होता हुआ फेरिंग से होता हुआ लैरिंग्स, लैरिंग से होता हुआ ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद जाके कहीं लंग्स, ब्रोंक्यू, ब्रोंकाई जो होंगे वो ब्रोंकाई जाके ओपन होंगे, एंड देन वो फर्दर पूरा डिवाइड होते हैं, ब्रोंकस, ब्रोंकियस, ठीक है, एंड देन ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वुलर, रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आएंगे, एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद एल्वुलर सैक, देन एल्वुलाई। तो इस तरीके से पूरा एक फ्लो आपको बताऊंगी मैं कि कहाँ तक कंडक्शन हो रहा है, कहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि जब भी आप ब्रीदिंग कर रहे हो, इनहेल एक्सेल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम डायरेक्ट यहाँ से गैसेस ले रहा है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको ब्लड में जाना पड़ेगा, लेकिन जब आप इनहेल करते हो तो वो आपके लंग्स में आता है। और आपको याद हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गन्स हैं, बुक लंग्स वगैरह, या न्यूमेटिक जो आपने उसमें देखा था एयर वाला, या आप फ्रॉग में देख रहे थे कि वो पंप कर रहा है, पहले इकट्ठा कर रहा है देन पंप कर रहा है अंदर की तरफ लंग्स में। तो सबका अपना अपना एक फिजिकल मैकेनिज्म है कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ह्यूमन लंग्स की बात करें तो ह्यूमन लंग्स, या यहाँ पे आप मैमेलियन लंग्स की भी कह सकते हो, तो ह्यूमन लंग्स बेसिकली डिपेंडेंट है बायस लॉ पे, जो कि वैक्यूम, WCUM, वैक्यूम जनरेट करेगा, एंड वैक्यूम जनरेट करके एयर को एंटर कराता है, बात को समझना मेरी, ठीक है, एयर एंटर करेगा, एयर का एंटर एंटर करने का जो लॉ है वो ये है कि वैक्यूम जनरेट करो, साइज बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ते ही प्रेशर डिक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज, वैक्यूम क्रिएट, वॉल्यूम इंक्रीज, एंड प्रेशर डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बाहर प्रेशर हायर है, एक्सटर्नल ऑक्सीजन आपकी हायर है, गैसेस पे प्रेशर हायर है, तो वहां से ट्रांसपोर्ट होगा लोअर प्रेशर की तरफ, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो उससे क्या होगा, अब आपकी जो कैविटी बढ़ी थी, ये पूरी कैविटी बढ़ने में आपका ये जो पूरा सिस्टम देख रहे हो, ये ये बोन्स, रिब्स की बोन, ये सब रोल प्ले करेंगे। यहाँ पे इंटरकैलेटेड मसल्स होते हैं, वो मसल इंटरकोस्टल मसल्स होंगी, ठीक है, वो सब मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। डायफ्राम सबसे इंपॉर्टेंट, डायफ्राम, दिस पोर्शन इज, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। डायफ्राम सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में देखा जाता है, ये जो आपके नीचे की तरफ है डोम शेप का, ठीक है, ये रिलैक्स स्टेज है। डायफ्राम अपने आप में अद्भुत है, कोई भी चीज तुम्हें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट करती है तो छोटी होती है, रिलैक्स करती है तो फैलती है, डायफ्राम उल्टा कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो छोटा है, सिकुड़ा हुआ है, रिलैक्स है, ठीक है, रिलैक्स है तो ऐसा है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्ट्रेस हो जाएगा। अब तुम मेरे को फिर से एक बात यहाँ पे रिलेट करो और समझो, जब आप इसको कैविटी की बात कर रहे हो, ये पूरा चैम्बर हो गया, चैम्बर की तरह ट्रीट करते हैं अपन इसको, चैम्बर की तरह ट्रीट करें
ठीक है, दिस वन इज बाउंड्री, आउटर बाउंड्री हो गई है, क्लियर। अब मैं इसको इसको यहाँ पे कह रही हूँ कि तुम डायफ्राम तो यहाँ पे आ जाओ, क्या हो गया? ठीक है, डायफ्राम यहाँ पे आ जाए, तो जरा मुझे सोच के बताओ, इसका आप जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे से ऐसा हुआ, एग्री कर रहे हो सब? ऐसा हुआ, तो इस पर्टिकुलर चैम्बर का वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ या ज्यादा हुआ? समझो बेटा, आज तो बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं, समझा रहे हैं, आगे समझ जाओ और उसके बाद अपन स्टार्ट करो। ज्यादा हुआ, वेरी गुड, ठीक है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हाँ बेटा, बढ़ रहा है, ठीक है। अब वही बात है, जब ये बढ़ा तो प्रेशर अंदर, अगर यहाँ पे प्रेशर है तो उस प्रेशर को फैलने के लिए जगह मिल गई, तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, प्रेशर कम हुआ तो बाहर से गैस अंदर एंटर कर जाएगी, इनहेलेशन की प्रोसेस होती है, एक्सहेलेशन किसकी, रिवर्स होगी, क्लियर। चलो देखते हैं अपन, वही चीज यहाँ पे एक सिंपल सा अभी इमेज दिख रहा है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, एक्सहेल करते वक्त, इनहेल करते वक्त, इनहेल करते वक्त आप देखो, इनहेल करते वक्त ये सारा चीज फैल रहा है, क्लियर, फैल रहा है, इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा, इसमें ये एरिया देखो, और ये एरिया देखो, ये एरिया देखो, क्लियर, ये नैरो है कंपैरेटिव टू दिस, ठीक है, एरिया बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट गया, प्रेशर घट गया तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर गैस मूव कर जाएगी, तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, ठीक है। अपोजिट करते हैं, चलो, ये डायफ्राम अंदर की तरफ मूव कर गया, फिर से डोम शेप का डायफ्राम बन गया, एरिया क्या कर दिया इसने, कम कर दिया, वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो CO2 कंपैरेटिवली यहाँ पे हायर है, बाहर लो है, तो बाहर एक्सेल हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? डायफ्राम का मूवमेंट इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? ठीक है, एक कंपैरेटिव आपको ध्यान में रखना है कि ब्रीदिंग ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में बड़ा डिफरेंस है बेटा, ब्रीदिंग इज नॉट द रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इज अ, यू कैन से इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, एंड सेलुलर रेस्पिरेशन तुम जब वहां पे पूरा डिग्रेडेशन कर रहे हो, मेटाबॉलिक प्रोसेस में आ जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन, यहाँ पे ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे सेल इन्वॉल्व होगी, सेल के अंदर का सिस्टम, so breathing is not cellular respiration. Breathing is only transportation of gases. Here, oxygen in, CO2 out. क्लियर, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन जब अंदर गया सेल के अंदर, देन CO2 आउट हो रहा है, तो ये प्रोसेस जो आपने पढ़ रखा है सेलुलर रेस्पिरेशन की वही है। एंड वन मोर थिंग, कि सेलुलर रेस्पिरेशन यूनिवर्सली एक ही मैकेनिज्म है, एदर यू टॉक अबाउट माइक्रोब्स और यू टॉक, मतलब एरोबिक की बात करें, ठीक है, you talk about the microbes, you talk about the plants, you talk about the animals, larger animals, developed animals, or you talk about the सेलुलर ग्रेड पोरिफेरा, सब में सेलुलर रेस्पिरेशन की सेम प्रोसेस है, ग्लूकोज आएगा, ब्रेक डाउन होगा, क्लियर, CO2 रिलीज होगी, ऑक्सीजन ऐड होगा, CO2 रिलीज होगा और ATP स्टोर होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। बट ब्रीदिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, वही जो आपने वेरिएशन देखा, कहीं सेलुलर ग्रेड है, कहीं सिंपल डिफ्यूजन है, कहीं स्किन से है, कहीं बुक लंग्स है, कहीं ट्रैकिया है, स्पायरिकल्स हैं, कहीं पे बुक गिल्स हैं, कहीं डेवलप गिल्स हैं, कहीं डेवलप लंग्स हैं, ठीक है बेटा। यहाँ रेंज है, यहाँ पे कोई रेंज नहीं है, दिस इज द कॉमन फिनोमिना फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर। तो ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, breathing is initiative process, you can say, which is needed for the cellular respiration, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन को पहुंचाना है वो ब्रीदिंग से ही एंटर करेगा, क्लियर बच्चा, ये डिफरेंस देख लेना। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज अ केमिकल प्रोसेस, यहाँ एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, देयर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी, देयर इज एनर्जी रिलीज, क्योंकि यहाँ ब्रेक डाउन होगा, कंबशन होगा, एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व, एंजाइम्स आर इन्वॉल्व,
Modes of breathing differ among organisms. Process of respiration is same in all. एक बढ़िया कंपैरेटिव, जो आई थिंक पढ़ने के बाद आप सबको ये बातें पता है, लेकिन अगर नहीं अभी ये चीज हाईलाइट करते तो कहीं ना कहीं इसका एक एग्जैक्ट जो कहते हैं ना एक डायरेक्शनल आंसर वो आप नहीं कर पाते, बट अभी आप एकदम डायरेक्शनल वे में आंसर करो. तो व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली we talk about the respiration, that respiration is broader perspective which included breathing system and cellular respiration both. Is it clear? थक गए हम, रुक जाओ पानी पी लेते हैं, तुम लोग सोचो तक. क्लियर है, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. और क्या कह रहे हैं, एनसीईआरटी की कुछ लाइन देख लेते हैं. एज यू हैव read earlier, oxygen is utilized, ये टू छोटा होगा, is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid to derive energy to perform various activities. अब ये मॉलिक्यूल याद हो गए, ये बायोमोलिक्यूल से भी पढ़ रहे हो, सेलुलर रेस्पिरेशन में भी देख चुके हो, अलग अलग पाथवे से एंटर कर सकते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल, बट एट द एंड सेलुलर रेस्पिरेशन तो होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन चलेगा, जो मॉलिक्यूल होगा वो उसको डिफरेंट इंटरमीडिएट पाथवे से एंटर करा देगा. Carbon dioxide, which is harmful, is also released during the above catabolic reaction. It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out. This process of exchange of oxygen from atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing. Direct definition है ये, मार्क कर लेना. Commonly known as respiration, but technically you should know when you said respiration, it is divided into breathing and cellular respiration. ठीक है, ये सिस्टम है, ये सेल के अंदर है, ये हर लिविंग सेल के अंदर चल रहा है, ये अलग अलग तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरी हो रहा है. Place your hands on your chest. You can feel the chest moving up and down. एक्सपेरिमेंट करके देखो, अपना हाथ अपने चेस्ट पे रखो और सांस तेज से लो, जो डॉक्टर बोलता है ना सांस तेज से लो, स्टेथोस्कोप लगा के छोड़ो. उस टाइम वो कुछ सुनता है, कुछ देखता है, कुछ फील करता है, वो कई डिफरेंट टाइप की एनालिसिस होती है, वो सारी चीजों को वो वहां से सेंस करता है. कुछ आवाज जैसे स्टेथोस्कोप, अब वो भी अलग अलग कैटेगरी के. आपके अगर ट्रैकिया में कुछ आपका पैसेज जाम हो रहा होगा, म्यूकस ज्यादा सिक्रेशन होगा, अस्थमेटिक पेशेंट होगा, तो उस स्टेथोस्कोप पे सुनते वक्त थोड़ी सी विसल जैसी आवाज आएगी, क्योंकि उसको पैसेज कम मिलेगा. ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ वो एयर फ्लो को भी रीड करता है, हार्ट बीट को भी रीड कर सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे चल रहा है वो भी रीड किया. एक्सपेरिमेंट, चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन फील हो रहा है, किस टाइम में अप हुआ, इनहेल करते वक्त या एक्सहेल करते वक्त. अप किस साइड में गया, इनहेल किया तुमने तब या एक्सहेल किया तब. वेरी गुड, इनहेल करते वक्त. ठीक है, तो इनहेल करते वक्त एब्डोमिनल कैविटी के साइड में एक स्ट्रक्चर है जो है डायफ्रैगम, वो आपकी थोड़ी सी कैविटी को कम ज्यादा करने में रोल प्ले कर रहा है, तब आप इनहेल एक्सहेल कर पा रहे हो इनहेल के टाइम. वेरी गुड बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं. यू नो दैट इज ड्यू टू ब्रीदिंग, आप सांस जो ले रहे हो उसकी वजह से. हाउ डू वी ब्रीथ, कैसे हम ब्रीथ करते हैं. द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ये सेक्शंस हम कल से दिखाएंगे. अभी हम कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, ध्यान से सुनते चलो ताकि कोर्स समझ में आ जाए इस चैप्टर में क्या क्या चले. When we talk about the respiratory system, it is related to breathing and cellular respiration. When we talk about the breathing, it is related to inhale and exhale. ठीक है, and when we talk about the inhale and exhale, it is divided. blood वाला पोर्शन छोड़ दो तो ये पूरा सिस्टम जो है वो डिवाइड हो जाता है
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यूआरटी एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। कभी देखना आपके आसपास या आपके घर में किसी को एक्सरे वगैरह हुआ हो, आपको प्रिस्क्रिप्शन देखना, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, उसमें यूआरटी एलआरटी ऐसे वर्ड, शॉर्ट वर्ड यूज होते हैं। क्लियर? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या हो जाता है? यूआरटीआई। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एलआरटीआई। तो आप डिवाइड कर देते हो, ठीक है। कंडक्टिंग रेस्पिरेटरी वो अलग हो जाएगा। कंडक्टिंग पोर्शन जहां से सिर्फ एयर पास हो रही है, कंडक्ट हो रही है, ट्यूब उसको आगे ले जा रहा है, ठीक है। एक्सचेंज रेस्पिरेटरी, ठीक है, वो एक्सचेंज वाले जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट हो जाएगा। एक उस बेसिस पे डिवाइड करते हैं इस पूरे चैनल को, और एक डिवाइड करते हैं यूआरटी एंड एलआरटी। और अभी इतना कोरोना कोरोना सुना और पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो यू बेटर नो कि कोरोना जो है वो नेजल पैसेज से होता हुआ ट्रेवल करते हुए यूआरटी तक ट्रीटेड है अच्छे से। एलआरटी सीवियर है, ऑक्सीजन काउंट, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है इसमें, ठीक है। लंग्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं, लंग्स में वाटर मतलब लिक्विड का डिपोजिशन हो जा रहा है। तो इस तरीके के जो सीवियर केसेस हो रहे हैं वो एलआरटी में हो रहे हैं, ठीक है। यूआरटी तुम जनरल भी समझो तो यूआरटी जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो यू आर डीलिंग विद द यूआरटी। क्लियर? टॉन्सिल हुआ, यू आर डीलिंग विद द यूआरटी। लेकिन व्हेन यू आर हैविंग मतलब किसी को अस्थमा है, किसी को लंग्स इन्फेक्शन है, किसी को लंग कैंसर है, तो दैट दे आर डीलिंग विद द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? समझ में आया? इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बताई अभी। जस्ट आपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को, एक्सेप्ट जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहां की बात नहीं कर रहे हैं, जहां तक एल्वुलाई तक जा रही है उस पैसेज को आपने ब्रॉडली डिवाइड कर दिया यूआरटी एंड एलआरटी, क्योंकि दैट इज द डिफ्यूजन। यहाँ पे तो डिफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ डिफ्यूजन हो जाएगा बेटा, तब वो ब्लड में पहुंच जाएगा। ट्रैक्ट वर्ड यूज कर रहे हैं मतलब ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। समझ में आया? वेरी गुड। ऐसे धीरे धीरे पढ़ते चलो, सब समझ। तो आप यूआरटी को देखो तो इसमें क्या आ गया? नेजल ओपनिंग, नॉस्ट्रिल जिसको बोलते हैं, ठीक है। नोज ओपनिंग, नेजल ओपनिंग, देन नेजल पैसेज होता है, देन नेजल कैविटी आ जाती है। उसके बाद नेजल कैविटी के बाद आपको पता है वो कॉमन चैम्बर, चौराहे वाली चीज, नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स वाला पार्ट, क्लियर, वो वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। माउथ को तो छोड़ देते हैं अभी। देन आप देख रहे हो यहाँ से लैरिंग्स वाला, लैरिंग्स को ब्रॉडर वे में पढ़ाएंगे। ग्लॉटिस, ठीक है, सुपीरियर ग्लॉटिस, ग्लॉटिस वाला वोकल बॉक्स सब उसमें आएगा। उसकी कवरिंग पहले भी आ चुका है नाम, एपिग्लॉटिस, ठीक है, कार्टिलेजनस कवरिंग। आगे की तरफ फूड पाइप होती है या पीछे की तरफ फूड पाइप होती है? वेंट्रली हम देखें बॉडी के किस वेंट्रल सर्फेस में आगे की तरफ फूड पाइप होगी या विंड पाइप होगी? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आंसर करो फास्ट। पीछे फूड, आगे विंड पाइप। वेरी गुड, ठीक है, आगे की तरफ विंड पाइप होगी। तो विंड पाइप लैरिंग्स के बाद आपका ट्रैकिया वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, एंड ट्रैकिया वाले पोर्शन में कार्टिलेजनस सी शेप के कार्टिलेज होते हैं, रिंग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ताकि फूड पाइप का तो कैसे था, पेरिस्टासिस मूवमेंट हो रहा था, यहाँ फूड है तो यहाँ पे मूवमेंट है, वो इसको दबाया हुआ है, आगे की तरफ पुश कर रहा है। क्लियर? आगे उसके लिए पैसेज खाली, वो अपना रास्ता बनाते जा रहा है। बट एयर तो ऐसा नहीं कर सकती, तो एयर नहीं है, आपने इनहेल नहीं किया मतलब नॉर्मली तो एयर प्रेजेंट रहेगी, वो सब भी वॉल्यूम वगैरह हम बताएंगे, बट एक जस्ट एज्यूम करो कि ड्यू टू सम रीजन ये कोलैप्स कर जाए, आपस में चिपक जाए, ठीक है, ये कोलैप्स कर जाए, तो अब एयर कैसे पास हो? तो इसलिए नेचर ने इसको क्या दिया है, सी शेप की कार्टिलेजनस रिंग, चारों तरफ से भी नहीं है, ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, लेकिन ये इसको पूरा यहाँ पे मेंबर, इसकी लेयर जुड़ी हुई है, तुम ऐसे समझो, तो ये कभी भी पीछे पूरी नहीं जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा एक ल्यूमेन बना रहेगा, ट्रैकिया हमेशा हॉलो रहेगी एयर के लिए, दैट्स वाई कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट होती है। तो ट्रैकिया देख रहे हो आप, प्लूरल मेम्ब्रेन, तो पूरी आपकी लंग्स की लेयर हो जाएगी, कैविट जैसे वहां पे ग्लिसन्स कैप्सूल था, सिरस कैप्सूल था, उस तरीके से यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन आ जाएगी। लंग्स देख रहे हो फिर, ब्रोंकाई,
और ब्रांचिंग हुई, ठीक है। देन एल्वोलाई, फाइन लास्ट वाला आ गया। मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, रिब केज, डायफ्राम। चलो अभी जो हम लोगों ने बात की उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। लंग्स देखा हमने, मसल्स की थोड़ी सी आइडिया लगी कि हाँ ये मसल्स इस बोन को खींचने का काम कर रही होंगी, कैविटी को बढ़ा रही होंगी, थोड़े से कैविटी को बढ़ाना घटाना, बढ़ाना घटाना, तो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन वहां चल रहा होगा। और लोअर साइड में डायफ्रैग्म है, स्केलेटल मसल्स डायफ्रैग्म है, जो कि इस तरीके से अंदर की तरफ और बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये वॉल हो गई, ये इसकी वॉल हो गई, और इन वॉल के मूवमेंट से इस पर्टिकुलर एरिया का साइज कम ज्यादा, एरिया कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से आप इनहेल और एक्सेल करते हो। क्लियर? तो एपिग्लॉटिस से नीचे की सारी चीजें, मतलब लैरिंग्स से जब आप बात करो आफ्टर फेरिंग्स, देन ऑल आर कम्स अंडर द एलआरटी। एंड अपर पोर्शन जब आप फेरिंग्स तक बात करते हो, दैट ऑल आर कम्स अंडर द यूआरटी। बहुत बेसिक चीज है, आपको बहुत काम आएगी आगे और समझने के लिए कि हाँ क्या चीज कैसे हो रहा है यहाँ पे ब्रीदिंग में, कैसे पैसेज है, ठीक है। क्यों नहीं एयर यहीं डिफ्यूज हो गई? आपने तो ओवर कैविटी में फूड एब्जॉर्ब करा दिया था मैम, एयर यहाँ से क्यों नहीं चला गया? नेजल सेल्स को यहीं से एयर क्यों नहीं मिल गई? क्यों इतना घूम घाम के ब्लड से आ रहा है? ब्रेन यहीं से एयर क्यों नहीं ले गया? तो ये क्यों आना चाहिए जो आ नहीं रहा है तुम लोग के दिमाग में, ठीक है। यहाँ से एयर नहीं जाएगी कहीं पे भी, इसको प्रॉपर एक ट्रैक के थ्रू ले जाया जा रहा है लंग्स में, एंड देन लंग्स से वो ब्लड में जा रही है, उसके बाद ब्लड से इस नेजल को, इस नॉस्ट्रिल को भी सप्लाई जो एयर की आएगी वो ब्लड के थ्रू आएगी। वो डायरेक्ट नहीं ले रहा है कि वो बाहर नॉस्ट्रिल ओपन है तो इसकी इसकी नॉस्ट्रिल को बनाने वाली जो लेयर है, जो म्यूकस का सिक्रेशन कर रही है, ये लेयर को ऑक्सीजन तुम कह दो, ये तो डायरेक्ट यहीं से डिफ्यूज हो जाएगा ना बेटा। इसको भी डिफ्यूजन है ऑक्सीजन का ब्लड के थ्रू ही होगा। क्लियर है? तो सिंपल आप देख रहे हो यहाँ पे नोज है, ट्रैकिया है, लंग्स है, डायफ्रैग्म है, और ये सब जो आपका लोअर वाला पोर्शन है ये थोरेसिक कैविटी में है। अगर आप ब्रॉडली कहें रेस्पिरेशन को डिवाइड करें ब्रीदिंग वाले प्रोसेस को, तो यहाँ पे मतलब पूरा ब्रॉडली रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये स्टेप एकदम सबको ध्यान में रहने चाहिए बेटा कि यहाँ पे क्या क्या मल्टी स्टेप्स हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इट डील्स विद द ब्रीदिंग और वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। अभी तुम लोग बहुत सुन रहे होगे ना, वेंटिलेटर पे है, मेरी भी आंटी वेंटिलेटर पे थी, फिर एक आंटी वापस अच्छे से हो गई, एक क्या तीन आंटी लोग की तो डेथ हो गई। तो कई लोगों की डेथ हो रही है जो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, तो कहने को हो जाता है कि अभी बहुत कम चांस है, क्योंकि दैट बिहेव्स लाइक आर्टिफिशियल लंग्स। ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी, बस इतना समझो, आर्टिफिशियल लंग्स। जब तक आप ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हो, मतलब आप ऑक्सीजन दे रहे हो लेकिन लंग्स वर्क कर रहे हैं, वेंटिलेशन पे रख दिया गया, वेंटिलेटर पे रख दिया गया, मतलब एक प्रॉपर लंग्स फंक्शन नहीं कर रहा है। अब वेंटिलेटर के सपोर्ट से लंग्स को क्योर किया जा रहा है, ओके बेटा। तो ब्रीदिंग और वेंटिलेशन ऑफ लंग्स मतलब लंग्स तक एयर का पहुंचना। जैसे दरवाजे खिड़कियों को खोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि हाँ वेंटिलेटेड रूम है। कोई रूम खरीदने जाते हैं या रेंट पे लेते हैं तो हम देखते हैं कि वेंटिलेशन कैसी है, रोशनी कैसा आ रहा है, लाइट कैसा है, वेंटिलेशन कैसा है, रूम प्रॉपर ऐसा सफोकेशन वाला तो नहीं है। वही वेंटिलेशन लंग्स के लिए। तो ब्रीदिंग और वेंटिलेशन गैसेस एक्सचेंज बाय लंग्स। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या हो गया? जो लंग्स तक आया और डिफ्यूज हुआ एल्वोलाई और ब्लड के बीच में, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, एल्वोलाई। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन में जो ब्लड के अंदर आ गया और वो अब लिविंग टिश्यू तक, पूरा आपके सेल टिश्यू तक जा रही है सप्लाई, तो वो हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। इंटरनल रेस्पिरेशन, जो गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स हुआ, क्लियर, ब्लड इंटरस्टिशियल स्पेस देन सेल टिश्यू, इस तरीके से जो आप गैसेस एक्सचेंज देख रहे हो कैपिलरी के थ्रू होगा, वो क्या हो गया? इंटरनल रेस्पिरेशन। देन आप बात करते हो सेलुलर रेस्पिरेशन, जो आप बढ़िया से अच्छे से सबको समझ में आ चुका है, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन चलेगा यहाँ। क्लियर? गैसेस यूज रिलीज बाय सेल्स, और फिर इसका रिवर्स यही पाथवे हो जाएगा, यहाँ पे CO2 रिलीज होगा, CO2 फिर आएगा इंटरनल रेस्पिरेशन वाले एरिया में, देन ट्रांसपोर्ट होगा, देन एल्वोलाई के ब्लड आएगा लंग्स के पास, लंग्स में एल्वोलाई उसको लेंगी, एंड देन एल्वोलाई से वो वापस पूरे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए
मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए उसी नेजल पैसेज, उसी नेजल कैविटी, उसी फेरिंग्स को यूज करके रिवर्स आ रहा है। मतलब पासेज इज सेम बट बाई डायरेक्शनल पासेज चले रहे। ओके, तो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल एंड एक्सहेल। देखो आप यहाँ पे डायफ्राम का मूवमेंट बता रहा है आपको। ब्रीदिंग करने के लिए ये एरिया बढ़ा दिया गया, इसका साइज, ये शेडेड मैरून वाला पोर्शन देखना, इसका साइज कम हो गया तो ब्रीद आउट हो जाएगा। दैट इज रिलेटेड टू, इसको बायस लॉ बोलते हैं, सब पढ़ाएंगे, सब लिखाएंगे। और यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीज होते ही प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज होगा तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर एयर ट्रेवल कर जाएगी। क्लियर? तो इस केस में क्या हुआ, डायफ्रैम में चेंजेस, एब्डोमेन एक्सपेंड, डायफ्रैम की स्थिति क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। यहाँ पे डायफ्रैम रिलैक्स है। ध्यान रखना, डायफ्रैम की गलती होती है बेटा, डायफ्रैम रिलैक्स स्टेज में छोटा रहता है एंड कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में फैला होता है, ऐसे। ये कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको ब्रीदिंग की इसलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये यूट्रस का ग्रोथ होते होते जो मदर वॉर्म बढ़ता है 9th मंथ की प्रेगनेंसी में, उसको ब्रीदिंग का बहुत इश्यू आने लगता है। ये बहुत तुम लोग समझना इस चीज को। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट करने के लिए स्पेस ऑक्युपाइड हो गया, तो बहुत लो लेवल का रेस्पिरेशन करती है, इसलिए वो ऐसे काम नहीं करती जिससे उसकी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम। एक जनरल में बता रही हूँ ताकि तुम बॉडी को रिलेट कर। ठीक है बच्चा? क्लियर? तो डायफ्राम का मूवमेंट, रिबकेज का मूवमेंट, इंटरकोस्टल मसल्स का मूवमेंट, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगेन देखो, यहाँ साइज आपको बढ़ी हुई दिख रही है। इनहेल करेगा, एयर अंदर की तरफ आएगी, यहाँ साइज दबी हुई दिख रही है, मतलब डायफ्राम ऊपर आ गया है, कैविटी कम हो गई है और एयर एक्सेल हो जाएगी। क्लियर? ये एनसीईआरटी का इमेज है, लेबलिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज में है। जैसे वहां डाइजेस्टिव सिस्टम था वैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है, और एकदम अच्छे से ध्यान से। क्लियर? एपिग्लॉटिस से स्टार्ट किया, लैरिंग्स, ट्रैकिया, देन ब्रोंकस, ब्रोंकियस, ब्रोंकाई होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ब्रोंक्यूल दिया लास्ट वाला। देन एल्वुलर सैक होता है, एल्वुलर सैक के अंदर एल्वुलाई बोल रहे हैं। पूरी इसकी जो मेम्ब्रेन है दैट इज प्लूरल मेम्ब्रेन, मतलब लंग्स की मेम्ब्रेन, लंग्स का कवरिंग, दैट इज प्लूरल मेम्ब्रेन। वहां पे बीच में भी फ्लूइड होता है, उस पर भी बात करेंगे। प्लूरल फ्लूइड दिया हुआ है, बस लेवल अभी याद रखो। डायफ्राम लोअर साइड में है तो वर्टिब्रल क्या एब्डोमिनल साइड में डायफ्राम हो गया, लेटरल साइड में रिब्स है, फ्रंट में रिब्स प्लस स्टर्नम है। ये हम तुम्हें बता रहे हैं थोरेसिक कैविटी, अगेन रिब्स प्लस स्टर्नम फ्रंट में है, एंड बैक साइड में रिब्स कुछ पूरा पीछे की तरफ गई है। आप ऐसे देखो, अपने बोन को टच करके देखो, आपको फील होगा पीछे की तरफ गई है एंड वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड हुई है। ठीक है? जो आप स्पाइनल स्पाइन बोलते हो उससे जाके अटैच्ड हुई है, तो ये पूरा एक चैम्बर बना है। क्लियर? और ये प्लूरल मेम्ब्रेन इसको एयर टाइट रखती है, पूरी चीज एयर टाइट रहती है, नहीं तो यहीं से अंदर बाहर गैस, यहीं से बाहर अंदर चली जाएगी बेटा। गैस ही तो है, गैस को तो सिंपल डिफ्यूजन करना है, बट ये एयर टाइट चैम्बर है, इसमें यहाँ चैम्बर से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकता है। बार बार बोल रहे हैं, ऐसी कोई भी लॉजिकल गलती आपको नहीं करनी है, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकता है, ये एयर टाइट कैविटी है, इसलिए इसको वैक्यूम टाइप का रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग सिस्टम कहते हैं। समझे? वैक्यूम जनरेट करना, आप कैविटी को बड़ा छोटा कर सकते हो, उसका वैक्यूम जनरेट कर सकते हो और उसके थ्रू मूव कर सकता है एयर। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस डिविजिबल इनटू टू पार्ट्स। एक तो आपने उस बेसिस पे किया ट्रैक के लोअर और एब्डोमिनल वाले, लोअर और अपर वाले पोर्शन में डिवाइड किया। नाउ अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन कि कहाँ तक एयर कंडक्ट हो रहा है, एयर सिर्फ जा रही है और कहाँ से एयर डिफ्यूज हो रही है, तो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंडक्टिंग पोर्शन एंड रेस्पिरेटरी पोर्शन। कंडक्टिंग नेम इंडिकेट कर रहा है, ओनली कंडक्ट फ्लो, कंडक्ट फ्लो ऑफ एयर। ठीक है? और इस एरिया में क्या होगा, फ्लो प्लस डिफ्यूजन, फ्लो भी होगा डिफ्यूजन भी होगा विथ ब्लड कैपिलरीज। क्लियर है बेटा? तो कंडक्टिंग पार्ट में क्या आ गया आपका, नॉस्ट्रिल से लिखो आप तो नॉस्ट्रिल। ठीक है?
nasal passage, nasal passage, then nasal cavity, nasal cavity, फिर naropharynx, nasopharynx, nasopharynx, एंड देन वही फेरिंग्स आपका आया, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लोबुलर, लोब्यूल्स होते हैं, एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंकाई ट्रैकिया डिवाइड किया, ब्रोंकस में ब्रोंकियाई में डिवाइड किया, एंड देन लेफ्ट एंड राइट लंग्स की तरफ मूव करेगा। तो लेफ्ट और राइट लंग्स में अगेन लोब्यूल्स होते हैं, जैसे आपने लीवर के लोब देखे थे ना, उस तरीके से यहाँ पे भी लोब्यूल्स होंगे, उनको सप्लाई जाएगी, एंड वहां पे फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनेंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर तक नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलेगा, सिर्फ गैस पास हो रही है, गैस फ्लो कर रही है। एंड रेस्पिरेटरी पोर्शन क्या हो गया, ब्रोंक्यूल्स के बाद फिर से डिवाइड होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, देन एल्वुलर डक्ट, देन एल्वुलर सैक, देन फाइनली आपका आ जाएगा एल्वियोलाई। ये क्या हो गए आपके रेस्पिरेटरी पोर्शन, जहां से फ्लो तो हो ही रहा है, फ्लो तो चल ही रहा है ना, इससे आगे इसमें गया, इससे आगे इसमें गया, एंड इससे आगे इसमें गया, एंड यहाँ डिफ्यूजन भी होगा, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चा, समझ में आ रहा है ये सब? ठीक है, मॉड्यूल में देखना पूरा एक फ्लो चार्ट दिया होगा, हम भी देंगे फ्लो चार्ट, तो आप देख सकते हो उसमें कहाँ तक कंडक्टिंग पार्ट है, कहाँ तक आपका रेस्पिरेटरी पोर्शन है। रिप्लाई करो, समझ में आ गया? इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं, वेरी गुड बेटा, अब बात करते हैं कि नेजल, नेजल आप जैसे ओरल कैविटी से स्टार्ट किए थे ना, थोड़ा सा नेजल कैविटी से स्टार्ट करें। नेजल का सबसे फ्रंट वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, नॉस्ट्रिल, जो ओपनिंग दिख रही है, जो अपन कैसे ना वो पहेली खेलते थे, दो दो सीधी गुफा, पता नहीं कैसे कैसे एक पहेली थी, एक घना जंगल, हाँ बाल से कुछ स्टार्ट होता था, एक घना घना जंगल, फिर लंबा मैदान, फिर पतला रास्ता, हाँ नाक वाला रास्ता, एंड दो गुफा, इस तरीके से आता था। तो घना जंगल बाल हो जाता था, फिर मैदान माथा हो जाता था, ये आपका फोrehead, एंड उसके बाद एक पतला रास्ता, ये आपका नोज वाला पोर्शन, एंड दो गुफा। तो वो जो गुफा वाली बात है, जो ओपनिंग है, दैट इज नॉस्ट्रिल, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स होती हैं, नंबर में दो होंगी। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, नॉस्ट्रिल से ट्रांसफर किया, दैट इज नेजल पैसेज ओपन्स इनटू नेजल कैविटी, और आप फील कर सकते हो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे सिक्रीशन है, जिससे कि आपके एयर में कुछ भी डस्ट पार्टिकल है, अनवांटेड चीजें, उनको यहाँ पे ट्रैप किया जाए। और जो एयर है, जो एयर एंटर कर रही है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कुछ बोन्स की उभार है, फोल्ड है। ठीक है, बोन्स के बने हुए फोल्ड है। और आगे का आप देखो, नोज वाला पोर्शन जो आगे का है, टिप वाला, वो आप बेंड कर सकते हो, ये मैंने कनेक्टिव टिश्यू बताते वक्त भी बताया था, दैट इज कार्टिलेज। एंड पीछे जो आप नहीं दबा पा रहे हो, वो पोर्शन क्या है, बोन्स है, ठीक, वो नेजल बोन है। ठीक, तो अंदर की तरफ जो कहते हैं नाक की हड्डी बढ़ गई है, नाक की हड्डी ये वाली नहीं बढ़ती है, बोन्स वाली, अंदर की तरफ जो फोल्ड्स होते हैं वो बढ़ता है। और वो फोल्ड क्या है, जो आपका एयर यहाँ से विंड पास हो रहा है, वो यहाँ टकरा है, यहाँ टकरा है, यहाँ टकरा है, इस तरीके से एक मूवमेंट करे, ताकि इसके डस्ट पार्टिकल सस्पेंड होते जाएं, और इसका एक टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये आ जाए, और देन ये नेजोफेरिंक्स के थ्रू एंटर करे। ठीक है, अब ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इंटरनल नेजल बोन्स आर टर्बाइनेट। ठीक है, टर्बाइनेट बोन्स होती है, अपर के साइड सुपीरियर, नीचे के साइड इंफीरियर, बीच में मिडल। ठीक है, टर्बाइन सिर्फ एयर जो पास हो रहा है उसको फोल्ड दे रहा है, ताकि एक स्मूथ पासेज ना मिले, एयर टकराते हुए जाए, और उसपे जो डस्ट पार्टिकल या वॉट एवर अनवांटेड चीज है, वो थोड़ा सा यहाँ पे सस्पेंड हो जाए, क्लियर, म्यूकस में स्टिक हो जाए, हेयर में ट्रैप हो जाए, इस तरीके का ये डिफेंस सिस्टम ही है एक तरीके से। क्लियर है बच्चों? देन नेजोफेरिंक्स से पास ऑन होते हुए आपका आगे की तरफ ट्रैकिया की तरफ मूव कर जाएगा। स्टेशन ट्यूब याद है, वही एयर प्रेशर वाला कान में। ठीक है, ये ओपनिंग इधर ईयर में होती है इस ट्यूब की, और ये फील कराता है।
एयर का प्रेशर ईयर में फील कराए। ठीक है, ये तो हो गया आपका नेजल बोन। अगेन आई रिपीट, नेजल बोन फ्रंटल साइड में कार्टिलेजनस, एंड देन नेजल कैविटी ओपनिंग इज नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, ये वाली भी आपकी इंटरनल नेजल कैविटी हो जाती है। इंटरनल नेजल कैविटी में ही आपको टर्मिनेट दिख रहे हैं, जो कि आपके 3 टाइप्स के हैं, सुपीरियर, इंफीरियर एंड मिडल। एंड देन वो एयर पास होगी और आगे जाके नेजोफेरिंग्स में एंटर करते हुए फेरिंग्स में चलेगी। यहाँ तक का पैसेज क्लियर है? ठीक है, देखो ये ओरल वाला था, ओरल वाले में पैसेज यहाँ जा रहा था, नेजल वाले में पैसेज यहाँ से एंटर किया, यहाँ से एंटर किया और यहाँ से मूव किया। ठीक है, यहाँ से टर्न ले लो, इधर नहीं जाए। ठीक है, एपिग्लॉटिस जो इसको कवर बना देगा, जब फूड आएगा तो ये बंद हो जाएगा, एंड उस वक्त आपको बोलना वोलना नहीं चाहिए, सारी ऑलरेडी अपन कर रखे। तो नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स, ठीक है, वही लैरिंगोफेरिंग्स, वो सारा एरिया आपको बढ़िया से अच्छे से याद रहना चाहिए बेटा। एंड देन आपका यहाँ से एयर जो ट्रैवल करेगा वो ट्रैकिया से आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब साउंड बॉक्स को देख लेते हैं थोड़ा। साउंड बॉक्स जो पूरा आप एपिग्लॉटिक्स से नीचे का एरिया देख रहे हो, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, दैट इज लैरिंग्स। क्लियर? इसी के अंदर साउंड बॉक्स, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स बोलते हैं। जो मैं बोल रही हूँ ये भी इसी लैरिंग्स से प्रोड्यूस हो रहा है। पहले भी मैंने बताया है, हम जिस तरीके की फ्रीक्वेंसी से सेट होते हैं, जिस तरीके की फ्रीक्वेंसी से हम ट्रेंड है, वही लैंग्वेज हमारी बाहर निकलती है। अगर हम चाइनीज बोलें, फ्रेंच बोलें, तो वो हम ट्रेंड नहीं है, हम बोलेंगे, बोल भी नहीं पाएंगे, पहले हमको उसको ट्रेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साउंड फ्रीक्वेंसी वर्क करती है, जो कि यहाँ पे टकराने से, और अभी हम दिखाते हैं, वोकल कॉर्ड से जनरेट होती है। और ग्लॉटिस वाला पोर्शन है, अपर वाला पोर्शन सुप्राग्लॉटिस हो गया, कवर्ड वाला पोर्शन एपिग्लॉटिस हो गया, बीच में वोकल कॉर्ड होता है, इसका अभी फ्रंटल व्यू दिखाते हैं, एंड नीचे वाला सब ग्लॉटिस हो गया। अब ये चार सारे नाम आपको लिखना है, एंड दे टुगेदर फॉर्म्स वोकल बॉक्स और साउंड बॉक्स और लैरिंग्स। इज इट क्लियर? ठीक है, ये फ्रंटल व्यू दिख रहा है आपको, सुपीरियर टॉप व्यू। तो ये है आपके वोकल कॉर्ड्स, जिससे यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग की वजह से ये जो मैं बोल रही हूँ ये फ्रीक्वेंसी निकल रही। ठीक है, दिस इज सेम लाइक कि आप इसको लिप्स की तरह ट्रीट करो बेटा, लिप्स की तरह ट्रीट करो। और जो सीटी बजाते हैं ना, विसल बजाते हैं, वो लोग बड़े अच्छे से इसको समझ जाएंगे। तो आप ओपनिंग को नैरो करते हो, ठीक है, ओपनिंग को नैरो करते हो एंड देन एयर पास करते हो, तो आवाज आवाज निकलती है, सीटी बजती है। ठीक है, उसी तरीके से वोकल बॉक्स में भी क्या है, एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग का सिस्टम है, और जब वो नैरो रहता है तब यहाँ से आवाज निकलती है। ठीक है बेटा, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेटिंग है। क्लियर? ये देखो, ये ओपन है, ये क्लोज। नेजल टर्मिनेट्स का नोट्स बना लेना, जो बताया वही लिखा है। और नॉर्मल आउटग्रोथ ऑफ नेजल साइड वॉल बोन, साइड वॉल बोन का ही आउटग्रोथ है, दैट आर कवर्ड इन नेजल कैविटी म्यूकस मेम्ब्रेन। टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी, बढ़ना, उसका साइज बढ़ना, is when these outgrowths become enlarged and obstruct the nose। अब ये अगर बहुत ज्यादा ऊपर के साइड जो है, ये सारे चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो आपके नेजल पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, वही हो जाता है नाक की हड्डी का बढ़ना। Nasal cavity generally contains 3 set of terminates on each superior, inferior and बीच में middle। ठीक है, टूवर्ड्स द पैलेट इंफीरियर होगा, टूवर्ड अपर साइड में सुपीरियर होगा, बीच में जो फोल्ड बनेगा वो मिडिल है। देखो एकदम अच्छे से अलग अलग इमेज से समझ, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर नेजल पैसेज। ठीक है, नेजोफेरिंग्स, समझ में आ गया? कोई भूलेगा ये चीज? क्लियर? अब ये देख रहा है इमेज में, एक नॉर्मल है, एक स्वॉलन है। ठीक है, तो नॉर्मल वाला है, यहाँ से एयर ऐसे ऐसे जाएगी, टकराएगी, और उसका टेम्परेचर और डस्ट पार्टिकल, टेम्परेचर मेंटेन होगा और डस्ट पार्टिकल सस्पेंड होंगे। अगर ये सॉलिड है तो इसको ऑब्स्ट्रक्शन है, ये यहाँ से ऐसे एंटर करते ही, कैसे एंटर, क्या करें? तो नेजल पैसेज एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, फिर इसका ऑपरेशन वगैरह होता है। क्लियर? चलो यहीं पे एंड करते हैं।
ऑल्फैक्टरी बल्ब्स रिलेटेड टू स्मेल होता है, जो आपको स्मेल आप सेंस करते हो उससे। ऑल्फैक्शन, क्लियर, ऑल्फैक्शन में हेल्प करेगा। कल देखेंगे अब बात। यहाँ तक समझ में आया बेटा? होमवर्क सारा कंप्लीट करना, रिवाइज कर लेना ब्रीदिंग सिस्टम, तो सारे आपको ऑर्गन्स रिवाइज हो जाएंगे कि किस तरीके से ब्रीदिंग सिस्टम डेवलप होते होते लंग्स तक आए। देन हम लोग लंग्स की पूरी मैकेनिज्म को फटाफट अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अच्छे से मतलब हम जूनियर डॉक्टर बन के निकलेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाएगी बच्चों। ओके बच्चा, टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, खूब पढ़ो लिखो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलिए।